Hello everyone, welcome to my new lecture of Complete Geography Course UPSC 2024. Thank you to those people who have seen this video and shown the trust to me. तो अभी तो 2 ही लोग हुए हैं जो जुड़े हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। बाकी लोग भी धीरे धीरे कर लेंगे और उनको मैं थैंक यू देना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का लेक्चर हम लोग। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, अर्थ के अंदर जानना है हमें। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हम जानना क्यों चाहते हैं, क्या कारण है कि इसको जानना हमें ज़रूरी है। सबसे पहले ये जानना है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है, अर्थ के अंदर जो भी चीज़ है वो हमारे फिजियोग्राफिक कैरेक्टर को डिफ़ाइन करता है। किसी भी रीजन के फिजियोग्राफिक कैरेक्टर को डिफ़ाइन करता है। फिजियोग्राफिक कैरेक्टर क्या होता है कि सरफेस का कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे प्लेन है, ठीक है, कहीं पे वॉल्केनो है। तो ये सब चीज़ जो है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ से डिफाइन होता है। इंटीरियर ऑफ अर्थ से कैसे डिसाइड होता है उसका 2 का प्रोसेस है। एक है एंडोजेनिक प्रोसेस, एक एक्सोजेनिक प्रोसेस। एंडोजेनिक प्रोसेस वो होता है जो वैसा प्रोसेस जो धरती के सरफेस के अंदर चल रहा है, उसे एंडोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। और वैसा प्रोसेस जो धरती के सरफेस के ऊपर चल रहा है उसे एक्सोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। तो एंडोजेनिक सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है किस चीज़ के लिए, हमारे फिजियोग्राफिक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए। इससे क्या क्या इफेक्ट होता है, हमारा ह्यूमन लाइफ इफेक्ट होता है, एनिमल लाइफ इफेक्ट होता है, प्लांट इफेक्ट होता है और हमारा फिजियोग्राफी इफेक्ट होता है। इट मीन्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे लगभग पूरा लाइफ स्टाइल इफेक्ट करता है, जिसमें आप जाने ह्यूमन लाइफ है, एनिमल लाइफ है, प्लांट है, ये सभी चीज़ें हैं। तो अब आता है कि इसके बारे में जानेंगे कैसे। तो सबसे पहले है कि जानने के लिए कुछ सोर्स होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो सोर्स में 2 सोर्स हैं, एक तो डायरेक्ट सोर्स है हमारे पास, एक है इनडायरेक्ट सोर्स। तो पहले डायरेक्ट सोर्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर इनडायरेक्ट सोर्स देखेंगे। तो डायरेक्ट सोर्स में क्या होता है, सबसे पहले आता है माइंस। माइंस क्या होता है कि हम लोग सोना निकालने के लिए, हीरा निकालने, यूरेनियम, थोरियम, जो भी मिनरल्स हैं, उसको आयरन ओर है, निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग अर्थ सरफेस में उसके अंदर इनवर्ड साइड में गड्ढा करते हैं। एक बड़ा बहुत लार्ज एरिया में गड्ढा किया जाता है, तो उसको माइंस कहा जाता है। तो जैसे क्या है ये कि माइंस की जो डेप्थ है वो 3 से 4 किलोमीटर तक होती है। तो इससे हम क्या है कि सिर्फ किसी भी प्लेस में, किसी रीजन में 3 से 4 किलोमीटर अर्थ के अंदर क्या है यही पता लगाया सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं क्योंकि क्या होता है टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। दूसरा और तीसरा है डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। दोनों प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम एक होल डिग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस से हम इनवर्ड साइड सेंटर के तरफ एक होल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही एक होल बनाया गया है जो अभी तक सबसे डीपेस्ट है, उसे बोलते हैं कोला होल। ये कहाँ है, आर्कटिक रीजन में बनाया गया है। तो देखिए कितना डीपेस्ट है, एक बार इसको समझ लेते हैं कि अभी तक जो एक्टिव माइंस है हमारा वो 3.9 किलोमीटर डीप है, इट मीन्स 4 किलोमीटर, ठीक है। मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा ट्रेंच है जो 10.9 किलोमीटर है, ठीक। किसी भी सी का जो सरफेस होता है वो सी बेड, वो आपका एटमोस्ट 3.8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर के आसपास होता है। लेकिन ये जो है अब तक 12.3 किलोमीटर डीप होल बनाया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा डीप है, इसके आगे जा नहीं सका। उसके बाद फिर इसे अभी सील कर दिया गया। ये देखिए इसका इमेज है, ये सील हो चुका है, ठीक है। दूसरा है वॉल्केनिक इरप्शन। जब देखते हैं कहीं पे वॉल्केनो होता है तो अंदर से मैग्मा निकलता है, ठीक है। तो इससे भी हमें इंटीरियर में क्या है ये पता चल पाता है। तो जनरली हम जानते हैं मोल्टन है, लावा है, ये इसके बारे में जान पाते हैं, किस तरह का मटेरियल ये जान पाते हैं। फिर भी बहुत ज़्यादा डीप अर्थ के हम नहीं जा पाते हैं, उसके अंदर नहीं जा पाते हैं। तो डायरेक्ट सोर्स से तो हमारा नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद आता है हमारा इनडायरेक्ट सोर्स, ठीक है। इनडायरेक्ट सोर्स में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। एक एक करके सब पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल के प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि अर्थ के अंदर अलग अलग तरह का मैटर है, ठीक है। कैसे, अब देखिए, जब डिस्टेंस बढ़ता है अर्थ सरफेस से इनसाइड की तरफ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ सरफेस है, ये सेंटर है, ठीक है। जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाता है कि जो यहाँ का ये
इस रीजन का प्रेशर इस पार्टिकल पे पड़ता है, इस रीजन इन सब का प्रेशर यहाँ जो पार्टिकल है यहाँ पे मटेरियल मिनरल है उस पर पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रेशर शो कर रहा है, इस मिनरल पे पड़ रहा है, यहाँ से ये प्रेशर इस मटेरियल पे पड़ रहा है। तो ठीक है, जब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज होने के कारण क्या होता है, डेंसिटी मटेरियल के डेंसिटी में चेंज हो जाता है, और इसी वजह से प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी, मटेरियल का प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आता है कि अलग अलग जगह पे एक एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, कि हाँ इस लेवल पे ये प्रॉपर्टी है, तो इस और इस जगह से कोई अगर मिनरल बाहर आता है बाय वोल्केनो या किसी प्रोसेस से, ठीक है, तो हम समझते हैं कि हाँ इस जगह पे इसकी इस जगह पर्टिकुलर जगह पे इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी, डेंसिटी ऐसी होगी। इस हिसाब से हम डेंसिटी को मेजर करते हैं कि हाँ सरफेस से जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी में कितना बदलाव आएगा और क्या डेंसिटी होगी। ठीक है, एक दूसरा आता है अपना मेटियोराइट। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मेटियोराइट, मेटियोर और मेटियोराइट में क्या अंतर होता है। ठीक है, आप 2 मिनट इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस बारे में सोचिए कि इन सब में डिफरेंस क्या है। फिर अब मैं बता देता हूँ। अभी मेटियोराइट क्या होता है, एस्टेरॉयड लार्ज सिलिशियल बॉडी है। ठीक, उसका छोटा टुकड़ा होता है मेटेओराइट जो स्पेस में पाया जाता है। तो मेटियोराइट क्या होता है, स्पेस में पाया जाता है। ठीक, जब ये मेटियोराइट हमारा एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो उसको कहते हैं मीटियोर। ठीक है, मीटियोर जब स्पेस में आता है तो वो जलने लगता है। ये देखिए ये है मीटियोर, ये स्पेस में आ गया और ये जलने लग जाता है। ठीक है, जब यही मीटियोर का रिमेनेंट बच जाता है या उसका मतलब वो पूरे तरीके से नहीं जल पाता है तो अर्थ सरफेस पे आता है, उसको बोलते हैं मीटियोराइट। ये देखिए है मीटियोराइट। ठीक है, ये है मीटियोर, मीटियोर बच गया तो ये मीटियोराइट बन गया। ठीक है, अब मीटियोराइट क्या क्या होता है कि देखिए सब चीज़ तो एस्टेरॉयड से ही बना है, और एस्टेरॉयड और प्लैनेट जो है एक ही तरह से बना है, उसका प्रोसेस भी सेम है और मटेरियल भी सेम है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्रीशन आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तो उनका मटेरियल भी सेम है। ठीक है, तो जैसे ये मीटियोर जो है, ये मीटियोर एटमॉस्फेयर में आता है, जलना शुरू कर देता है, तो इसका आउटर पार्ट क्या हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, बहुत छोटा पार्ट बचता है, तो ये है इंटीरियर, इसका इंटीरियर एक्सपोज होता है। इस इंटीरियर पर रिसर्च करके हम जान सकते हैं कि हमारा अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। आप इसे गूगल पे करेंगे तो ये मेटियोराइट गिरा हुआ है, अभी भी लोग वहाँ देखने जाते हैं, इस पर रिसर्च का भी काम हुआ है, बहुत सारा चलता भी है। तो ये इससे क्या है कि सेम मटेरियल होने के कारण इस पर हम रिसर्च करके पता लगा सकते हैं कि हमारे अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। ठीक है, उसमें कौन कौन से मिनरल होंगे, कौन कौन से मटेरियल होंगे, उसकी डेंसिटी क्या होगी, उनका फॉर्म क्या होगा, ये सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने के लिए पहले हमें एक चीज़ जानना होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो G इंटू मास बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला को देखेंगे तो ये है कांस्टेंट। ठीक है, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड करता है मास पे और डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो अर्थ को जब देखेंगे आप तो क्या है कि सेंटर से इसका डिस्टेंस ज़्यादा और पोल का डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पोल पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा अर्थ जो है वो इक्वेटर पे ज़्यादा है, उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, और पोल पे कम है, ये हमें पता चल गया। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, मैंने बताया था अभी, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी मटेरियल के मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मास जो है ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, यही ग्रेविटी इन्फ्लुएंस के कारण क्या होता है कि साइंटिस्ट ने कि किसी भी जगह पे, मान लीजिए ये अर्थ है तो इस जगह पे, ठीक है, उन्होंने एक्सपेक्टेड वैल्यू लगाया होगा कि ग्रेविटी इतना होगा, या इस जगह पे इन्होंने ऐसा एक्सपेक्टेड वैल्यू लगाया कि इस जगह की ग्रेविटी में इतना फोर्स आएगा। ठीक है, इतना वैल्यू होगा ग्रेविटी का, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू। लेकिन जब हम लोग चेक करते हैं तो उसकी रियल वैल्यू अलग होती है। यही एक्सपेक्टेड वैल्यू और रियल वैल्यू का जो डिफरेंस है वो ग्रेविटी एनामॉली कहलाता है। ठीक है, इट मीन्स ग्रेविटी एनामॉली क्या है, चेंज इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एंड रियल वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट एनी रीजन। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझने को मिला,
मेन चीज़ हमें ये देखना है कि ये जो ग्रेविटी एनोमली आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है कि मास का भी डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के अंदर अलग अलग है। ठीक है, तो क्या है कि जब अब एक बात समझ में आ गया कि अलग अलग ग्रेविटी मिल रहा है, इसका मतलब कि अलग अलग मटेरियल है वहाँ पे, तो जिस वजह से हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। दूसरा है मैग्नेटिक सर्वे। मैग्नेटिक सर्वे किया जाता है, देखा जाता है कि कौन सा कितना अर्थ के क्रस्ट पोर्शन में, क्रस्टल पोर्शन में कौन कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल पाया जाता है। इससे हम देख लेते हैं क्या कि अलग अलग जगह पे अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, कहीं नहीं पाए जाते हैं, कहीं पाए जाते हैं। ये है मैग्नेटिक सर्वे का कारण। तो समझिए कि अलग अलग मटेरियल उसमें है। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं। ठीक है, जनरली ये क्रस्टल पोर्शन में ही किया जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है हमारा सिस्मिक वेव है। ठीक है, सिस्मिक वेव। अब सिस्मिक वेव होता क्या है सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा कि ये आता कहाँ से है। ठीक है, हमने बहुत बार, अब अगर इंडिया में रह रहे हैं आप, तो अर्थक्वेक तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। अर्थक्वेक क्या होता है? शेकिंग ऑफ अर्थ, वाइब्रेशन होता है। ठीक है, इस शेक से और वाइब्रेशन से क्या होता है कि एनर्जी निकलती है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी रिलीज होने के बाद वेव जनरेट होता है। ठीक है, यही वेव जो है सभी डायरेक्शन में पहुंचता है और ये फिर हमारे अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या अर्थ सरफेस है और अर्थ के अंदर में यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ है। ठीक है, ये शेक हुआ है, तो इसको बोलते हैं, जहाँ पे फर्स्ट टाइम शेक होता है या वाइब्रेशन होता है उसको बोलते हैं फोकस। फोकस को हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, और जब अर्थ को एक सबसे पहले, ये तो अर्थ के अंदर हो रहा है, अर्थ के नीचे हो रहा है, जब फर्स्ट टाइम जिस जगह पे एक्सपीरियंस किया जाता है उसको एपी सेंटर बोला जाता है। अब देखिए, तो सबसे पहले अगर किसी भी जगह जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट पाथ। तो इसका जो स्ट्रेट पाथ है ये है, तो ये इसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट मीन्स परपेंडिकुलर टू द फोकस और हाइपोसेंटर। मतलब फोकस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट है वो उस जगह पे सबसे पहले अर्थ के एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, इसे ईपी सेंटर कहते हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ईपी सेंटर और हाइपोसेंटर में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आप सिर्फ ईपी सेंटर याद रखिए, ईपी, ई फॉर ईपी सेंटर और ई फॉर अर्थ। ठीक है, तो अर्थ पे जो पॉइंट होगा फर्स्ट एक्सपीरियंस करेंगे उसे ईपी सेंटर कहते हैं, और जो हाइपो सेंटर बच गया वो फोकस है और वो अर्थ के नीचे है। ठीक है, अब इसको एक वीडियो से समझते हैं कि होता कैसे है। देखिए, ये दो प्लेट हैं। ठीक है, ये दो प्लेट आपस में जब टकराती हैं, अर्थ के इनसाइड में प्लेट है, आगे के चैप्टर में पढ़ाऊँगा कि ये जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन होता है। देखिए, एक प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए जा रही हैं, एक इस डायरेक्शन में एक दूसरे डायरेक्शन में, यहाँ फ्रिक्शन हो रहा है। ये क्या है कि फ्रिक्शन से वाइब्रेशन हो रहा है। और फॉल्ट लाइन है कि ये फॉल्ट लाइन जो आप देख रहे होंगे ये कहता है बाउंड्री लाइन, समझिए। ठीक है, फोर्स एक इस साइड लग रहा है, एक इस साइड लग रहा है, तो यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, यही वाइब्रेशन चारों साइड फैल रहा है। ठीक, तो ये जो फोकस है आपका अर्थ के इनसाइड में है, प्लेट्स के टकराने से हो रहा है, और इससे जो वाइब्रेशन आ रहा है यही फैल रहा है। जो सबसे पहले देखिए इससे अर्थ सर्फेस से पहुंच रहा है परपेंडिकुलर, ये है एपी सेंटर आपका। अर्थक्वेक को सबसे पहले जानते हैं, मेजर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस मेजरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीसीएस में। तो थोड़ा सा इसको देख लें, यूपीएससी में जनरली नहीं पूछा जाता बट स्टेट पीसीएस में आते हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए दो चीज़ें यूज की जाती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक इंटेंसिटी मेजर की जाती है। मैग्नीट्यूड क्या हो गया कि जब अर्थ शेक करता है, वाइब्रेट करता है, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है जो कि वेव जनरेट करते हैं। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है अर्थ के टाइम पे, उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, मतलब कितना एनर्जी रिलीज किया। तो इसको रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है जो 1 से 10 के बीच में होता है। ये देखिए इसका है, जब आप इसको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, अब 1 से 1.5 तक में कुछ फील नहीं होता। ठीक है, तो 1.5 से लेके 4 तक में माइनर है, 4 से फिर स्मॉल है, 6 तक मॉडरेट है, 6 से 7 स्ट्रॉन्ग है, 7 से 8 मेजर है। इसी तरह तो आपको बताना है कि टर्की में जो हाल में अर्थक्वेक आया था तो उसका कितना ये था, मैग्नीट्यूड था। ठीक है, दूसरा नापा जाता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है कि कितना धक्का मारा है, कितना डैमेज किया है, कितना, तो विजिबल डैमेज को ही इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इसको मर्केली स्केल के थ्रू नापा जाता है। जो इसका स्केल का ये है, नोटिंग है, वो
1 से 12 तक है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 से 12 तक स्केल रहता है। इसको आप खुद से पढ़ देंगे, गूगल पे मिल जाएगा, फिर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार, कुछ खास है नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार नज़र डाल लीजिए। ठीक है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि स्केल में कितनी रीडिंग होती है, 1 से 12 और रिएक्टर में 1 से 10। ठीक है, अब आते हैं कि कितने टाइप का अर्थक्वेक वेव होता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक वेव 2 टाइप का होता है, एक होता है बॉडी वेव, एक होता है सरफेस वेव। बॉडी वेव क्या होता है? वैसा वेव जो अर्थ के सरफेस के अंदर चलता है। ठीक है, और ये फोकस पे जनरेट होता है और पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है। ठीक है, हमने देखा था वहाँ की फोकस पे जनरेट हुआ, फिर वो धीरे धीरे बढ़ के एपी सेंटर पे जा रहा है। ठीक है, तो बॉडी वेव भी जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक है पी वेव, एक है एस वेव। ठीक है, पी वेव वो प्राइमरी वेव कहा जाता है, इसको सेकेंडरी वेव कहा जाता है। पी वेव क्या होती है? सबसे पहले तो ये सबसे पहले जनरेट भी होती है और सबसे पहले पहुंचती भी है सरफेस पे। ठीक है, इसे प्राइमरी वेव कहा जाता है। दूसरी बात, ये एस वेव से तेज़ चलती है और ये साउंड वेव की तरह होती है। साउंड वेव की तरह इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रोपोगेट जो मतलब जो इसका चलने का रास्ता है वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वेव जाती है। ठीक है, वो अभी आगे के वीडियो में दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा। ठीक है, और ये ट्रेवल करती है सभी मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सब में। एस वेव क्या होता है? सेकेंडरी वेव। डेफिनेट सी बात है, अगर ये पहले पहुंच रही है पी वेव तो उसके बाद पहुंचेगी। ठीक है, पी वेव के बाद आती है और सिर्फ लिक्विड में। इसकी एक खासियत क्या है? ये सिर्फ लिक्विड में ही चलती है। ठीक है, उसके बाद आता है सरफेस वेव। अब देखिए सरफेस वेव क्या होता है? जब बॉडी वेव, ठीक है, सरफेस से इंटरेक्ट करता है, सरफेस पे पहुंच जाता है, तो वो नया सेट ऑफ वेव जनरेट करता है, मतलब नए तरह का वेव जनरेट करता है। ठीक है, इसी को सरफेस वेव कहते हैं। जब क्या होगा? जब पी वेव पहुंचेगा और एस वेव पहुंचेगा तभी सरफेस वेव जनरेट होगा, क्योंकि जब सरफेस से पहुंचेगा यही वेव सरफेस वेव में चेंज होती हैं। तो इसलिए लास्ट सिस्मोग्राफ पे ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, सबसे डिस्ट्रक्टिव यही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रॉक को डिस्प्लेस कर सकते हैं, जिस वजह से क्या आता है कि बिल्डिंग गिरने लग जाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसको एक चीज़ यहाँ मैं समझाता हूँ आपको कि ये है अपना फोकस। ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ तो यहाँ पे सेट ऑफ वेव जनरेट हुआ। ठीक है, ये है पी वेव, ये पी वेव सरफेस से पहुँची। ठीक है, और ये है आपका एस वेव, ये उसके बाद निकल के सरफेस से पहुंची है। ठीक है, सेकेंडरी वेव ये। और इसके बाद जब ये सरफेस से पहुंचती हैं तो ये नया सेट ऑफ वेव जनरेट करती हैं। ये देख रहे हैं आप, पहुंचने के बाद ये जनरेट कर रही हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सरफेस वेव। ये है आपका सरफेस वेव। ठीक है, ये है आपका पी वेव, फर्स्ट जनरेट पहले पहुंची है। ये है आपका एस वेव। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? आपके बॉडी वेव हैं और ये सरफेस वेव है। ठीक है, जनरली सरफेस वेव जो था एल वेव इनको कहते हैं और रे वेव भी कहते हैं। ठीक है, 2 तरह के ये भी होते हैं, इसको एल वेव, लव वेव कहते हैं। ठीक है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव। अब देखिए प्रोपोगेशन, तो ये मैंने सबसे आपको पहले बता दिया कि पी वेव सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, एस वेव उसके बाद पहुंचती है और यही दोनों जब सरफेस पे पहुंच जाती है तो ये सरफेस वेव में चेंज हो जाती है। आइए इस चीज़ को एक वीडियो से हम समझते हैं कि ये दोनों चलती कैसे हैं। ठीक है, ये जानना थोड़ा ज़रूरी क्योंकि स्टेट पीसीएस और मुझे लगता है कि यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ से एनर्जी जनरेट हुई और ये अलग अपने पार्टिकल को आगे ठेलती हैं, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट भी कर रही हैं। ठीक है, ये पी वेव है और ये देखिए एस वेव है। डायरेक्शन है इसका लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेकिन ये प्रोपोगेट का साइड बाय साइड कर रही हैं। ठीक है, ये देखिए है ना, साइड बाय साइड। ये एस वेव का प्रोपोगेशन है। लोगों ने देख लिया कि पी वेव और एस वेव का प्रोपोगेशन है। ठीक है, पी वेव कैसे मूव करती हैं? जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी मूव करेंगे। और एस वेव में क्या होता है? जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर साइड बाय साइड पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, तब यही जब सरफेस पे आ जाते हैं तो सरफेस पे भी ये चलते हैं। इसमें क्या होता है? वो ऊपर नीचे मूव करते हैं। ये साइड एस वेव साइड बाय साइड था, वही जब सरफेस पे आया तो ऊपर नीचे मूव करता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ शैडो जोन समझना बहुत ज़रूरी है। शैडो जोन समझने का कारण क्या है वो अभी मैं आपको पता चलेगा। देखिए
तो हमने जो पढ़ा था कि पी वेव, प्राइमरी वेव क्या फास्टर है, राइट, सबसे पहले पहुंचती है, सिमिलर टू साउंड वेव है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सभी मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है। और एस वेव क्या है कि ये सिर्फ लिक्विड में ट्रेवल करती है। अब देखिए क्या होता है जब अर्थ सरफेस पे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे आदमी है लेकिन अलग अलग जगहों पे सिस्मोग्राफ लगा हुआ होता है, ठीक है। जब कहीं से पी वेव और एस वेव जनरेट होता है अर्थ का है, वो ऑल ओवर द अर्थ सरफेस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये पहुँचता है वहाँ वहाँ पे इसकी उसमें सिस्मोग्राफ में वो रीडिंग लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने पाया क्या कि कुछ ऐसा रीजन है जहाँ पे वो पी वेव और एस वेव नहीं पहुँच पा रहा सरफेस पर, ठीक है। सबसे पहले आते हैं एस वेव पे। एस वेव का हमने क्वालिटी देखा था कि ओनली लिक्विड में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मान लीजिए इस जगह से वेव चलना शुरू हुआ, ठीक है, ये यहाँ पहुँच रहा है, ये यहाँ पहुँच रहा है, तो देखा गया कि लास्ट 105 डिग्री पर जो है वेव लास्ट रिकॉर्ड किया, उससे आगे लेके दूसरे साइड 105 डिग्री पर वेव, यहाँ पे कोई भी एस वेव, नो डायरेक्ट एस वेव, यहाँ पे एस वेव नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट ने समझा कि अगर यहाँ पे एस वेव नहीं आ रही है तो डेफिनेट सी बात है कि इसके बीच में लिक्विड होगा, क्योंकि एस वेव लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती है, ठीक है। तो वही है कि देखिए लिक्विड की वजह से ये लास्ट जो बाउंड्री है ये यहाँ तक 105 डिग्री तक पहुँच जा रही है, उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये इलाका, ये लिक्विड होगा। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि अर्थ के अंदर में लिक्विड है, तो उसे हमने कोर नाम दे दिया, ठीक है। तो दूसरी बात क्या आती है कि जब हमारा पी वेव चलता है, ठीक है, तो पी वेव तो सब जगह पहुंचता है, ठीक। तो पी वेव सब पहुंचता है, तो लेकिन यहाँ पे देखा गया कुछ जगहों पे 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच कि पी वेव नहीं पहुंच पा रही। अब साइंटिस्ट ने सोचा ऐसा क्या हो गया, तो फिर पता चला क्या कि डेंसिटी जो है किसी मटेरियल का अलग होने के कारण और मीडियम का डिफरेंस होने के कारण क्या है कि वेव का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है और रिफ्रैक्ट हो जाता है। रिफ्रैक्ट क्या होता है, किसी भी चीज़, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट आई और इस ऑब्जेक्ट से टकरा के चली गई, ये हुआ रिफ्रैक्ट। और अगर यही टकरा के लौट गई, ये रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो देखा गया कि पी वेव 105 डिग्री तक तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद क्या है कि वो 145 डिग्री पे फिर फील हो रही, इस जगह पे फील नहीं हो पा रही है, इस जगह पे कोई भी सिस्मोग्राफ डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो कारण क्या पता चला कि मटेरियल डिफरेंस होने के कारण से और मीडियम के चेंज होने की वजह से इसमें रिफ्रैक्शन हो जा रहा है, ठीक है। ये जो रिफ्रैक्शन हो जा रहा है जिस वजह से ये इस जगह पे नहीं पहुंच पा रही है, तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे मीडियम का चेंज है। फिर जब इनर कोर में भी जाएंगे तो वो भी डिफरेंस होता है, ये जनरली ऐसे आती है, ठीक है। तो ये होता है जिस वजह से ये पी वेव यहाँ पे नहीं जनरेट कर पा रही है, ठीक है। तो ये आपका इसका शैडो जोन हो गया पी वेव का, ये इधर शैडो जोन हो गया पी वेव का। तो हमें समझ में आ गया कि इंटीरियर में कोर हमारा लिक्विड है, ठीक है। फिर इसी के थ्रू समझ में आया कि इंटीरियर का जो इनर कोर है वो हमारा सॉलिड है, ठीक है। अब मेन जिस चीज़ के लिए हमने इतना मेहनत किया वो है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए अर्थ में आपका ये ओशियन है, ये आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ओशियन के नीचे जो ये है, ये लेयर, ये इसको कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। और कॉन्टिनेंट का तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि ये आपका ओशियनिक क्रस्ट हो गया, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, ठीक। उसके नीचे से इस जगह से देखिए यहाँ से शुरू होता है ये आपका क्रस्ट, यहाँ से शुरू होता है आपका मेंटल जो कि यहाँ तक जाता है, ठीक है। 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक ये आपका मेंटल जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या है, डिवीज़न है, ठीक है। तो बीच में एक लेयर आता है, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। ये एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, सेमी सॉलिड है, ठीक है। मोल्टन लावा जो है यहीं से आपका अर्थ की सरफेस की तरफ जाता है और वॉल्केनिक इरप्शन करता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये आपका हो गया मेंटल, ठीक। यहाँ से आपका क्रस्ट के बाद ये आपका पूरा हो जाता है मेंटल, और इसमें मतलब क्रस्ट के बाद से लेके यहाँ तक ये मेंटल है, ठीक है। मेंटल के बाद ये पोर्शन जो है ये आपका है आउटर कोर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक। और ये आपका उसके बाद इनर कोर से सेंटर तक ये है आपका सॉलिड फॉर्म में, ठीक।
तो अब देखिए ये सब हमें पता चला है सिस्मोग्राफ पी वेव और एस वेव के प्रोपोगेशन से, ठीक है। इसलिए पी वेव और एस वेव को कहा जाता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए हमने एक चीज़ कहा है कि एक यहाँ पे कंफ्यूजिंग चीज़ है, आप इसको ठीक से समझें। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये क्या है कि ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशियनिक क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का कुछ पार्ट, ये देख रहे हैं, ये मेंटल है। यहाँ से देखिए आप देखेंगे ये मेंटल है। तो अपर मेंटल का कुछ पार्ट स्थोनोस्फीयर से ऊपर का, इसे बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, ठीक है। ये स्थोनोस्फीयर क्या है, सेमी सॉलिड है, ठीक है। इसको याद रखिए, सेमी सॉलिड होने के ऊपर मतलब सेमी सॉलिड स्थेनोस्फीयर से ऊपर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को पूरा मिला को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट को मिला देंगे तो ये इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। इसके लिए मैंने ये ब्लू डिज़ाइन दिया हुआ, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको जो ये आप देख रहे हैं ये पोर्शन से ये पोर्शन जो ग्रीन मैंने किया हुआ है, तो क्या है कि अपर मेंटल से लेके इस लेवल पर स्थोनोस्फीयर से कुछ किलोमीटर दूर तक, ठीक है, ये जो है इसको कहते हैं आपका अपर मेंटल, ठीक है। और अपर मेंटल का लास्ट बाउंड्री से लेके आउटर कोर तक को इसे कहते हैं लोअर मेंटल, ठीक है। तो मैंने सबको बना दिया, देखिए ये है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपको रेड से मैंने किया है, ये है लोअर मेंटल। यहाँ से देखिए क्रस्ट के नीचे से लेके इस लेवल तक में जो है इसे बोलते हैं अपर मेंटल, ठीक है। और अपर मेंटल से कुछ किलोमीटर नीचे ये एक स्थेनोस्फीयर का लेयर है, ठीक है। और स्थेनोस्फीयर से लेके ऊपर तक सरफेस को बोलते हैं लिथोस्फीयर। और इस जगह से देखिए अपर मेंटल से जो सरफेस है इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार आप इसको वीडियो को देखें और इस इमेज को ठीक से देखें स्क्रीनशॉट लेके, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी मीन्स क्या हुआ कि देयर इज ए चेंज, ठीक है। वो चेंज है, वो कंटिन्यू था, वो कंटिन्यू नहीं रहा, तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो अर्थ सरफेस के अंदर साइंटिस्ट ने अलग अलग से डिसकंटिन्यूटी दी है। जनरली क्या है, ये 5 डिसकंटिन्यूटी है, कोनार्ड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमान, ठीक है। अब देखिए समझते हैं क्या है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। जो क्या होता है, ये होता है आपका ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसके बीच का जो बाउंड्री है वही है आपका कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसको जनरली बोला जाता है अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में। तो वही अपर एंड लोअर क्रस्ट क्या हो गया कि ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का बाउंड्री, ठीक है, ये कोनार्ड। उसके बाद आता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाता है कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए क्रस्ट और मेंटल, मेंटल का कौन सा पार्ट, अपर मेंटल, ठीक है। क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच का बाउंड्री ये देख रहे हैं आप, ये है आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक। उसके बाद तो आसान है समझना कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच जो डिसकंटिन्यूटी उसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यू कहते हैं। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच की डिसकंटिन्यूटी को लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये है लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ये आपका गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये है आपका रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। और यहाँ पर जो आपका ये पड़ जा रहा है ये आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी, और इस दोनों के बीच में ये जो है ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बीच के बाउंड्री को ये है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। आप इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा। 1-2 बार स्क्रीनशॉट लेके देखिए, और यहाँ पे मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ मैं समझा देना चाहिए, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये आपको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए ये है आपका ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। अब आप एक लाइन खींचिए इस ओशियनिक क्रस्ट से, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया ये, और ये आपका ओशियनिक क्रस्ट हो गया। ये जो बाउंड्री है यही है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। कहाँ, क्योंकि ये देखिए ये तो कॉमन चला रहा है आपका, ये जो है आपका ये आपका समझिए पानी है, ठीक है। तो क्या हो गया कि ये आपका जल है, तो ये आपका कॉमन है, ठीक है।
तो ये सब में पाया था। इस ओशनिक क्रस्ट के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये ओशनिक क्रस्ट, इसके बीच का जो बाउंड्री है वो कनॉट डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस, किस चीज़ के लिए एक रिवार्ड है आप लोगों के लिए, क्योंकि यू आर द वन ऑफ द एस्पिरेंट हु टेक योर करियर सीरियसली। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। अब है कि एक चीज़ में जहाँ से मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है IAS एक्सप्रेस UPSC, आप मैं इसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप इसे चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा। और आप यहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। अगर ये आपको हेल्पफुल लगता है और लास्ट तक आप पहुँच गए हैं तो प्लीज़ राइट इन कमेंट लेक्चर कंप्लीटेड फॉर माई पर्सनल मोरल बूस्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, बाय।